नमस्कार। रक्षा सुधारों की जटिल दुनिया में आज हम एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारा आधार है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में हाल ही में छपा एक लेख जो थिएटर कमांड, आत्मनिर्भरता और भविष्य की चुनौतियों जैसे बेहद अहम मुद्दों पर बात करता है। बिल्कुल। ये विषय न सिर्फ देश की सुरक्षा रणनीति को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी, चाहे वो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा, काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज हम इसी लेख का एक तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि मैल्कम एक्स ने कहा था, भविष्य उनका है जो आज उसकी तैयारी करते हैं। ये बात रक्षा क्षेत्र में तो आप कह सकते हैं 100% लागू होती है। भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, उनकी चुनौतियां क्या होंगी, इसकी तैयारी तो आज ही करनी होगी। सही कहा। और इसी तैयारी की दिशा में देखिए, हाल ही में कोलकाता में 16वीं संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC हुई। हाँ, हुई थी। उसका विषय ही था सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। जी। और प्रधानमंत्री ने भी वहां जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर काफी बल दिया। बिल्कुल। तो ORF का ये लेख असल में इन्हीं सुधारों की राह में आने वाली मुश्किलों और सरकार के सामने खड़े जो कठिन फैसले हैं उनकी पड़ताल करता है। हाँ, और लेख साफ तौर पर यह भी कहता है कि देखिए, ये सुधार कागज पर जितने जरूरी लगते हैं ना, जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे पैसे की कमी एक मुद्दा हो सकता है, सप्लाई चेन की अपनी दिक्कतें हैं, हमारा घरेलू रक्षा उद्योग अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है, और तो और सेनाओं के अंदर से भी नौकरशाही अड़चनें आ सकती हैं। अच्छा, तो फिर चलिए आज ORF के इस लेख के चश्मे से ही देखते हैं भारत के रक्षा सुधारों के 3 सबसे बड़े मोर्चों को: इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, घरेलू रक्षा सप्लाई चेन और आत्मनिर्भरता। और फिर वो सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इनकी बारीकियों को समझते हैं। हाँ, असल पेच फंसा है, क्या चुनौतियां हैं और सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है, इस पर थोड़ी खुलकर बात करते हैं। तो लेख की शुरुआत होती है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स यानी ITC से। हाँ, ITC। प्रधानमंत्री ने CCC में साफ कहा कि सेनाओं को अपने अपने दायरे, अपने साइलो से बाहर निकलना होगा, जॉइंटनेस बढ़ानी होगी, मतलब मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करनी होगी, और ITCs इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इसको थोड़ा और खोलकर समझाइए ना। बिल्कुल। देखिए, ITC का जो बुनियादी विचार है वो तो बहुत सीधा और तार्किक है। किसी एक भौगोलिक इलाके, मान लीजिए पश्चिमी सीमा या उत्तरी सीमा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधनों को मिलाकर एक ही कमांडर को सौंप दी जाए। एक कमांडर तीनों सेनाओं के लिए? हाँ, उस थिएटर के लिए एक कमांडर। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धांत रूप से इससे फायदा ही फायदा दिखता है। तालमेल बेहतर होगा, संसाधनों का किफायती इस्तेमाल होगा और नतीजतन युद्ध या संकट के समय ज्यादा प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ORF का लेख इशारा कर रहा है कि शायद इस पर पूरी सहमति नहीं बन पाई है। हाँ, यही पेंच है। खासकर भारतीय वायुसेना IAF की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं। क्या ये सिर्फ प्रक्रियागत आपत्तियां हैं या कोई बुनियादी मतभेद है जिस पर लेख रोशनी डालता है? देखिए, लेख में इस मतभेद का जिक्र है। साफ तौर पर बताया गया है कि IAF प्रमुख ने ITCs की जो मौजूदा प्रस्तावित संरचना है उस पर कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। अच्छा। उनका सुझाव था कि थिएटर कमांड की जगह नई दिल्ली में एक ज्यादा मजबूत संयुक्त योजना और समन्वय केंद्र, जॉइंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाए, जो भविष्य के युद्धों के लिए योजना बनाए और संचालन करे। जबकि लेख के अनुसार नौसेना और थल सेना ITCs को लागू करने के पक्ष में ज्यादा दिखती हैं। ओहो। तो ये स्थिति दिखाती है कि जॉइंटनेस हासिल करना जमीनी स्तर पर कितना जटिल हो सकता है और सरकार के निर्देशों को लागू करने में कैसी बाधाएं आ सकती हैं। तो फिर इस गतिरोध को तोड़ने के लिए लेख क्या सुझाता है? सरकार को क्या करना होगा? अगर अलग अलग सेनाओं की अपनी प्राथमिकताएं हैं तो राष्ट्रीय हित कैसे सधेगा? हाँ, लेख इसी नाजुक संतुलन की बात करता है। उसका सुझाव है कि सरकार को अपने रणनीतिक निर्देशों पर दृढ़ रहना होगा। हाँ, यानी सिविलियन प्राइमेसी या नागरिक प्रधानता को स्थापित करना होगा। कहने का मतलब यह है कि अंतिम निर्णय और दिशा सरकार की होगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, न कि किसी एक सेना की पसंद या नापसंद पर। लेकिन सेनाओं की सलाह? बिल्कुल। लेख ये भी कहता है कि इसका मतलब सैन्य सलाह को नजरअंदाज करना नहीं है।
सेनाओं से मिलने वाले उन सुझावों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए जो आईटीसीज की संरचना को ज्यादा कारगर और असरदार बना सकें। ये एक तरह से आप कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व की दृढ़ता और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती है। ये तो वाकई एक चुनौती है। अच्छा, आईटीसी की इन चुनौतियों के बाद लेख हमें एक और उतनी अहम मुद्दे की तरफ ले जाता है, हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला और आत्मनिर्भरता का सवाल। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेख साफ कहता है कि जिस तरह हम रक्षा सामानों के लिए आयात पर निर्भर हैं और जिस तरह चीन पाकिस्तान का दोहरा खतरा बना हुआ है, उससे देखते हुए इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। ये निर्भरता असल में कितनी गहरी है और हाल की घटनाओं ने इसे कैसे और ज्यादा उजागर कर दिया है? निश्चित रूप से देखिए, 2 हालिया घटनाओं ने इस निर्भरता के खतरों को अब कहिए शीशे की तरह साफ कर दिया है। कौन सी 2 घटनाएं? पहला, कोविड-19 महामारी, जिसने दुनिया भर की सप्लाई चेन को एक तरह से ठप कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, फरवरी 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध। भारत पारंपरिक रूप से, खासकर रूस से, बहुत सारे हथियार और उनके पुर्जे आयात करता रहा है। हाँ, हमारी निर्भरता रूस पर काफी ज्यादा है। बिल्कुल। इन दोनों घटनाओं से हमारी सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ पुर्जे या हथियार देर से मिलने का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारी रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी का सवाल है। जब आप अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर इतने निर्भर होते हैं तो संकट के समय आपके हाथ बंध जाते हैं। बात तो सही है। लेख में अमेरिका और चीन का वो रेयर अर्थ मेटल्स वाला उदाहरण भी दिया गया है। वो काफी चौंकाने वाला लगता है कि अमेरिका जैसा देश भी कैसे निर्भर हो गया। हाँ, और ये भारत के लिए एक बड़ी सीख है। लेख बताता है कि कैसे अमेरिका ने अपने रक्षा उद्योग के लिए जरूरी कई रेयर अर्थ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ा ली। पर क्यों? क्योंकि अमेरिका में इन खनिजों को निकालने की लागत ज्यादा थी और पर्यावरण संबंधी नियम सख्त थे। चीन ने इसका फायदा उठाया और इस क्षेत्र में लगभग अपना दबदबा कायम कर लिया। नतीजा, चीन को अमेरिका पर एक रणनीतिक बढ़त मिल गई। बाप रे। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ लागत या सुविधा देखकर फैसले नहीं लिए जा सकते। सप्लाई चेन की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दीर्घावधि में ज्यादा मायने रखती है। तो फिर भारत के लिए क्या समाधान है? आत्मनिर्भरता की बात तो हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका भी बढ़ रही है। ऐसे में सप्लाई चेन को मजबूत और भरोसेमंद कैसे बनाया जाए? देखिए, लेख एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती की ओर इशारा करता है। हमें एक ऐसा घरेलू रक्षा उद्योग चाहिए जिसमें सरकारी रक्षा उपक्रम यानी डीपीएसयूज और निजी कंपनियां दोनों शामिल हों, जो शांति काल में तो कुशलता से काम करे ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर यानी युद्ध या बड़े संकट के समय उत्पादन को तेजी से कई गुना बढ़ा सके, मतलब स्केलेबिलिटी हो। अच्छा, स्केलेबिलिटी। लेकिन निजी क्षेत्र तो मुनाफे पर चलता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वो शांतिकाल की मांग के हिसाब से ही निवेश करेगा, ज्यादा क्यों करेगा? सही बात है। इसलिए लेख सुझाव देता है कि शायद सरकार को निजी कंपनियों और डीपीएसयूज को महत्वपूर्ण पुर्जों या उपकरणों का भंडार, मतलब स्टॉक पाइलिंग, बनाए रखने के लिए कुछ प्रोत्साहन या मुआवजा, कॉम्पेंसेशन देना पड़े। यानी सरकार पैसे दे स्टॉक रखने के लिए। हाँ, ताकि अगर अचानक सप्लाई चेन टूट भी जाए तो हमारा काम न रुके। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की इस जरूरत और इसकी आर्थिक लागत के बीच सही संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक महंगा सौदा हो सकता है, लेकिन शायद जरूरी भी। ये तो सोचना पड़ेगा। और अब आते हैं सबसे रोचक और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू पर, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, CMF। लेख इस पर बहुत जोर देता है। भविष्य के युद्धों के लिए ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? CMF, हाँ, इसका मतलब है नागरिक यानी सिविलियन और सैन्य यानी मिलिट्री क्षेत्रों में हो रहे तकनीकी विकास का तालमेल और एकीकरण, मतलब फ्यूजन। अच्छा। आज की दुनिया में जो नई और ताकतवर तकनीकें उभर रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा, सेमीकंडक्टर चिप्स, 5G, 6G संचार, एडवांस्ड न्यूक्लियर तकनीक, बायोटेक, एरोस्पेस, ये सब। हाँ, ये सब तो आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आम जिंदगी या उद्योगों को ही नहीं बदल रही, बल्कि युद्ध लड़ने के तरीकों को भी पूरी तरह बदलने वाली हैं। युद्ध लड़ने के तरीकों को? हाँ, लेख बताता है कि चीन, जिसे भारत अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है, CMF को राष्ट्रीय रणनीति के तौर पर बहुत आक्रामक तरीके से अपना रहा है। आक्रामक तरीके से? हाँ, बिल्कुल। उसका लक्ष्य है इन तकनीकों का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट वॉरफेयर यानी बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध लड़ने की क्षमता हासिल करना,
जहां फैसले इंसान से ज्यादा मशीनें और एल्गोरिदम लेंगे। बाप रे। और लेख में चीन द्वारा तकनीक हासिल करने के जो तरीके बताए गए हैं, जैसे जबरदस्ती तकनीक ट्रांसफर करवाना, जासूसी, बौद्धिक संपदा की चोरी, वो तो और भी चिंताजनक है। क्या इसका सीधा खतरा भारत पर है? हाँ, लेख इस बारे में कोई लाग लपेट नहीं करता। वो साफ कहता है कि भारत चीन की इस बढ़ती CMF क्षमता का एक प्रमुख निशाना होगा। ओह! ये खतरा या तो चीन सीधे तौर पर पैदा कर सकता है, या फिर वो पाकिस्तान को ये उन्नत CMF तकनीकें देकर परोक्ष रूप से भी भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान के जरिए भी? हाँ, इसलिए भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, सिवाय इसके कि वो भी CIMF से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तकनीकों में भारी निवेश करे, अपने अनुसंधान और विकास यानी R&D को तेज करे। और इसमें निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी? बहुत बड़ी। इसमें सिर्फ सरकारी संस्थानों या DPSU से काम नहीं चलेगा। निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और अकादमिक जगत, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये तीनों सुधार, ITC, आत्मनिर्भर सप्लाई चेन और CIMF लागू करना, जैसा आपने कहा, टेढ़ी खीर है। बिल्कुल। जैसा कि लेख ने शुरू में ही कहा था, पैसे की कमी, सप्लाई चेन की बाधाएं, घरेलू उद्योग का अभी उतना सक्षम न होना और सेनाओं के अंदरूनी मतभेद या नौकरशाही अड़चने, ये सब वास्तविक चुनौतियां हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए ORF का यह लेख अंत में सरकार के लिए 3 स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करता है, जिन पर फौरन और पूरी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। क्या है वो 3 प्राथमिकताएं? पहला, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के मुद्दे पर दृढ़ता दिखाते हुए नागरिक प्रधानता स्थापित करना। ठीक है। दूसरा, एक ऐसी लचीली और भरोसेमंद घरेलू रक्षा सप्लाई चेन बनाना जो संकट के समय हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। और तीसरा, भविष्य की युद्ध तकनीकों यानी सिविल मिलिट्री फ्यूजन CMF से जुड़ी टेक्नोलॉजी में गहरा और लगातार निवेश करना। लेख का निचोड़ यही है कि ये तीनों कदम भारत को 21वीं सदी की युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने लायक बनाने के लिए अनिवार्य हैं। तो आज हमने ORF में प्रकाशित लेख के आधार पर भारत के रक्षा सुधारों से जुड़े 3 बेहद अहम पहलुओं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, रक्षा आत्मनिर्भरता और सप्लाई चेन तथा सिविल मिलिट्री फ्यूजन पर एक आलोचनात्मक नजर डाली। हमने समझने की कोशिश की कि इन सुधारों की राह में क्या बाधाएं हैं और लेख के अनुसार सरकार को किन दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सुधार सिर्फ सेनाओं के आधुनिकीकरण का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी अपनी विदेश और सुरक्षा नीति स्वतंत्र रूप से तय करने की क्षमता और भविष्य के खतरों से देश को महफूज रखने से जुड़े हैं। बिल्कुल। इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करना सरकार और सशस्त्र बलों दोनों के नेतृत्व के लिए एक बड़ी कसौटी होगी। इसके लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और सभी पक्षों के बीच गहरे तालमेल की भी जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि लेख चीन की इंटेलिजेंट वॉरफेयर क्षमता और CMF पर उसके जोर की तरफ इशारा करता है, ये एक सवाल जरूर मन में उठता है। भविष्य का युद्ध क्षेत्र इतना अप्रत्याशित और तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है, तो क्या भारत को अपनी रक्षा तैयारियों में कुछ ऐसे और भी उभरते हुए तकनीकी या रणनीतिक पहलुओं पर अभी से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, जिनकी चर्चा शायद अभी सार्वजनिक बहसों में उतनी नहीं हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमारे नीति निर्माताओं और रणनीतिक चिंतकों को लगातार मंथन करते रहना होगा। निश्चित रूप से। हमें पूरी उम्मीद है कि ORF लेख का यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा होगा, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर्स, खासकर पेपर 3 के लिए काफी अहम होते हैं। बिल्कुल। अगर इस चर्चा पर आपके कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल सुनना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। हाँ, आपके सुझावों का स्वागत है। और अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।